हेलो दोस्तों, मैं संदीप पांडे राजनीति विज्ञान विषय के साथ एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत एवं प्रकृति चैप्टर के अंतर्गत अंतिम टॉपिक राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति और कार्यक्षेत्र के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व के वीडियोज में हम लोगों ने राज्य की उत्पत्ति के जो प्रमुख सिद्धांत, 4 सिद्धांत रहे हैं, उसमें पहला दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा शक्ति का सिद्धांत, तीसरा सामाजिक समझौते का सिद्धांत और चौथा ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत का अध्ययन क्रमशः किए हैं। इन सिद्धांतों में प्रमुख रूप से दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में ये मान्यता है कि राज्य रूपी संस्था का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि यह ईश्वरकृत संस्था है। दूसरा जो सिद्धांत है शक्ति सिद्धांत, इसके आधार पे ये माना जाता है कि राज्य मानवकृत संस्था है और किसके आधार पे? शक्ति के आधार पे, बल के आधार पे। तीसरा सिद्धांत है जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जिसमें संविदावादी विचारक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो ने अपने अनुसार इस समझौते के आधार पे, यानी इच्छा के आधार पे राज्य रूपी संस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। और चौथा सिद्धांत जो सबसे प्रासंगिक और सत्य प्रतीत होता है, जो मान्य विचारधारा है, ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत का अध्ययन हम लोग पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। अब आज इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक है कि राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति और कार्यक्षेत्र के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। राज्य का उदय और उसकी प्रकृति, राज्य के उदय और उसके प्रकृति के संबंध में, जैसा कि हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने क्रमशः कार्ल मार्क्स द्वारा साम्यवादी घोषणा पत्र और एंजल्स द्वारा पूंजी की रचना किया गया, और इन ग्रंथों में जिस राजनीतिक विचारधारा का प्रतिपादन किया गया वही मार्क्सवादी विचारधारा है। और वही मार्क्सवादी विचारधारा का अध्ययन हम इन तत्वों के अंतर्गत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। इस संबंध में जो पहला तत्व है राज्य के उदय और उसकी प्रकृति के संबंध में, वह है राज्य की उत्पत्ति का आधार वर्ग विभेद। यानी मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य रूपी संस्था का जो अस्तित्व उभर कर सामने आया, उसमें क्या है कि यह राज्य एक अस्वाभाविक, अस्थायी एक संस्था है, और इसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति का जो आधार है, तो मार्क्सवादियों के अनुसार यह बताया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो वर्ग विभेद है, और इस वर्ग विभेद में एक स्वामी और दूसरे दास, ये जो वर्ग विभेद स्वामी और दास के बीच का है, इसमें मार्क्सवादी कहते हैं कि इन स्वामी वर्ग के द्वारा दासों के ऊपर बहुत अत्याचार किया गया है, इनका शोषण किया गया है, और यहीं से इस शोषण के द्वारा ही राज्य रूपी संस्था का आविर्भाव हुआ है। तो जो पहला धारणा है कि राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या रहा है? वर्ग विभेद रहा है, और इस वर्ग विभेद में एक स्वामी वर्ग और दूसरा दास वर्ग, यानी एक पूंजीपति वर्ग और दूसरे का नाम इन्होंने सर्वहारा दिया है। ये सर्वहारा वर्ग का तात्पर्य श्रमिक वर्ग से है। तो यह
पूंजीपतियों का श्रमिकों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जो शोषण हुआ है, यही राज्य की उत्पत्ति का आधार रहा है। जो दूसरा तत्व है वह है राज्य और शासन शोषण के यंत्र। मार्क्सवादियों का यह मानना है कि ये जो राज्य रूपी संस्था है यह कभी सर्वहारा या श्रमिक वर्ग के समर्थन में नहीं रही है, बल्कि हमेशा यह राज्य किसके समर्थन में रही है? पूंजीपतियों के समर्थन में रही है। और इस राज्य को माध्यम बनाकर राज्य के सहयोग से ये पूंजीपति वर्ग इन श्रमिकों के ऊपर, इस सर्वहारा वर्ग के ऊपर अत्याचार करने का कार्य किए हैं और इस कार्य में राज्य ने उनका पूरा समर्थन किया है। मार्क्स का इस संदर्भ में कथन है कि राज्य क्या है? केवल एक यंत्र है और इस यंत्र की सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है कि अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। मार्क्सवादी कहते हैं जो अंतरिम काल, जो संघर्ष की स्थिति है, जब यह दो वर्ग, ये पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग के ऊपर शोषण करते हैं, तो ये कालांतर में एक स्थिति ऐसी आती है कि अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होती है। यानी इस विभेद के परिणाम स्वरूप, इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच जब संघर्ष होता है तो इस सर्वहारा यानी श्रमिक वर्ग का विजय होता है और ये इन पूंजीपति वर्ग के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं और यही इसके और क्या होती है? ये तानाशाही रूप धारण कर लेते हैं। और ऐसे में क्या होता है? इनके द्वारा, सरकार द्वारा जो व्यक्तिगत संपत्ति है, जो पैतृक संपत्ति है, उस पे अधिकार कर लिया जाता है, यातायात के साधनों पर अधिकार कर लिया जाता है और उसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। और इस संघर्ष में इस सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाती है। नेक्स्ट में ये कहते हैं कि राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना का आदर्श। इन मार्क्सवादियों का कहना है कि अंत में फिर यह ऐसा स्थिति आता है कि ना तो किसी प्रकार का कोई समाज रह जाता है, न कोई वर्ग रह जाता है और न ही राज्य रह जाता है। वहां पर धर्म, जाति, रंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रह जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविकोपार्जन के लिए निश्चित समय के लिए कार्य करना पड़ता है। यानी कोई किसी प्रकार के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की कोई भावना नहीं रह जाती है और राज्यहीन, वर्गहीन समाज की स्थापना की बात करते हैं कि तब किसी प्रकार की ऊंच नीच, सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग का कोई भेद नहीं रह जाता है। कोई धार्मिक, जातिगत, राजनीतिक कोई विभेद नहीं रह जाता है। सभी लोग समान हो जाते हैं और इस समानता की स्थिति में सभी को न्याय मिलता है, सभी के साथ न्याय होता है और सभी लोग परिश्रम करते हैं। यानी सबके लिए परिश्रम करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, राष्ट्रवाद का विरोध और अंतरराष्ट्रवाद का समर्थन। ये मार्क्सवादी कहते हैं कि जब व्यक्ति और व्यक्ति के बीच किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं रह जाएगा, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाएगा, तो इस आधार पे ऐसा भी होगा कि एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के बीच भी किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं रह जाएगा और ऐसे में अंतरराष्ट्रवाद का विकास होगा। और इस अंतरराष्ट्रवाद का तात्पर्य है कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से किसी प्रकार का कोई वैमनस्यता नहीं रह जाएगा, कोई द्वेष नहीं रह जाएगा और वसुधैव कुटुंबकम जैसा माहौल स्थापित हो जाएगा। पूरा विश्व एक परिवार का रूप धारण कर लेगा और किसी प्रकार के संघर्ष का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। ये मार्क्सवादियों की धारणा है, लेकिन जो तमाम आलोचक हैं वह अपनी आलोचना के आधार पे इनके इस सिद्धांतों की आलोचना करते हैं। इस आलोचना में हम देखते हैं कि आलोचक कहते हैं सबसे पहले राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं वरन एक नैतिक संगठन है। जैसा कि इन मार्क्सवादियों के द्वारा कहा गया है
कि राज्य रूपी संस्था के निर्माण के पीछे जो आधार रहा है वह क्या है? वर्गीय संगठन। और यह वर्गीय संगठन में क्या है कि स्वामियों द्वारा दासों के ऊपर अत्याचार किया गया और यही राज्य रूपी संस्था के अस्तित्व का कारण बना। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। यह राज्य रूपी संस्था वर्गीय संगठन न होकर क्या है? एक नैतिक संगठन है। और नैतिक संगठन में क्या होता है? मानवीय व्यक्तित्व का विकास होता है। तो हम ये नहीं मान सकते कि राज्य रूपी संस्था के निर्माण में सिर्फ वर्गीय संगठन ही कर्णधार रहा है, बल्कि यह एक नैतिक संगठन है और नैतिक संगठन में मानव के व्यक्तित्व के विकास को स्वीकार किया गया है। जो नेक्स्ट में फिर आलोचक कहते हैं कि वर्तमान राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु न होकर मित्र। पूर्व में क्या रहा है, लेकिन जो बाद का इतिहास रहा है या वर्तमान समय में जो हम यह देख रहे हैं कि राज्य रूपी संस्था कभी भी सर्वहारा वर्ग के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं कर रहा है। हमेशा इस सर्वहारा वर्ग या जो श्रमिक वर्ग है, हमेशा राज्य उसके साथ सहयोगात्मक रवैया अख्तियार करता है, हमेशा इनके कल्याण की बात करता है। तमाम सारी योजनाएं वर्तमान में ऐसा आप देख रहे हैं जिससे इन निम्न वर्ग, गरीब वर्ग और श्रमिक वर्गों के कल्याणार्थ तमाम सारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। तो ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि यह राज्य पूंजीपति वर्ग का समर्थक रहा है और सर्वहारा वर्ग का शत्रु रहा है। अतः इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद आलोचक कहते हैं कि राज्य अस्थायी नहीं वरन अस्थायी है। जैसा कि मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि राज्य का अंत में राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना की बात ये मार्क्सवादी कहते हैं कि यह राज्य अंत में विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, सभी लोग एक समान हो जाते हैं और उसमें सबके साथ न्याय होता है, सबको परिश्रम करना पड़ता है और किसी के साथ कोई विभेद नहीं रह जाता है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि राज्य एक ऐसा संस्था है जो शाश्वत रूप में रहता है, इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है, यह अस्थायी संस्था है। अतः इसके विलीनीकरण की बात यह सिर्फ कपोल कल्पित है, यह सिर्फ कल्पना है, वास्तविकता से परे है। नेक्स्ट में आलोचक कहते हैं कि राज्य के विलीनीकरण की धारणा कपोल कल्पित है। राज्य के विलीनीकरण की धारणा क्या है? कपोल कल्पित है। मार्क्सवादी सेंट साइमन, कोरियर आदि जैसे विचारकों की बातों को काल्पनिक तो ठहराते हैं, लेकिन इन मार्क्सवादियों की ये जो वर्गहीन और समाजहीन समाज की जो स्थापना की बात है वह भी कम काल्पनिक और कम उपहास योग्य नहीं है, यह भी हास्यास्पद ही है। फिर कहते हैं आलोचक की प्रजातंत्र के संबंध में धारणा त्रुटिपूर्ण। मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि जब सर्वहारा वर्ग की जो तानाशाही होती है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होती है, वही वास्तविक लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को गलत रूप में इन मार्क्सवादियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रजातंत्र में तमाम सारी कमियां हो सकती हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन यदि इन बुराइयों को दूर कर लिया जाए तो राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र जैसी यदि संस्थाओं हटा दीजिए ना तो ऊपर उठा। जी, हम बात कर रहे थे कि जिस तरह की धारणा प्रजातंत्र के संबंध में मार्क्सवादियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। प्रजातंत्र के संबंध में प्रजातंत्र में तमाम सारी बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन यदि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, कुलीन तंत्रात्मक, अधिनायक तंत्र से यदि हम तुलना करते हैं तो वर्तमान समय में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही सबसे बेहतर शासन व्यवस्था है। अतः इसकी जो धारणा है, इसकी कमियों को दूर कर दिया जाए तो यह ही सबसे बेहतर है। और मार्क्सवादियों के द्वारा जो गलत उदाहरण, गलत परिभाषा, गलत रूप में जो प्रस्तुत किया गया है, वास्तविकता ऐसा नहीं है। अंत में आलोचक कहते हैं कि राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की महानतम शक्ति है। जैसा कि ये मार्क्सवादी अंतरराष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं,
तो आलोचक कहते हैं अंतरराष्ट्रवाद का भविष्य क्या है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वर्तमान में आज आधुनिक समय में राष्ट्रवाद की वास्तविकता को और राष्ट्रवाद का जो समर्थन है उसके प्रति लोगों की जो अगाध भक्ति है उसको नकारा नहीं जा सकता। ये राष्ट्रवाद कहीं भी अंतरराष्ट्रवाद की तुलना में बेहतर है तो अंतरराष्ट्रवाद की हम बात नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रवाद ही बेहतर है। अंत में निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि राज्य रूपी संस्था के निर्माण में ऐतिहासिक एवं विकासवादी संस्था ही सर्वाधिक मान्य संस्था है, जिसके आधार पे हम यह कह सकते हैं कि राज्य रूपी संस्था के निर्माण में किसी एक तत्व का नहीं बल्कि इसमें मूल सामाजिक प्रवृत्ति का, रक्त संबंध का, धर्म का, शक्ति का, आर्थिक गतिविधियों का और राजनीतिक चेतना के आधार पे निरंतर इसका विकास हुआ है और इसी निरंतर विकास के आधार पर ही राज्य रूपी संस्था का निर्माण हुआ है। आज के वीडियो में बस इतना ही और इसी के साथ ये चैप्टर आपका क्लोज होता है। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।